हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप सिंह फिश फार्मिंग चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, कई कई फ्रेंड्स मेरे पूछ रहे थे कि सर आप किस कंपनी का दाना खिलाते हैं। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि मैं ग्रोवेल का दाना खिलाता हूं। और आप देख सकते हैं कि मैं ग्रोवेल का ग्रोफिन नाम से आता है। दोस्तों, मैं किसी कंपनी का ये प्रचार के तौर पर नहीं कर रहा हूँ। ये किसी मित्र ने पूछा था। और दोस्तों, मैं दिखा सकता हूँ कि 2.5 mm का दाना है। आप मेरे हाथ में देख सकते हैं कि इसका साइज़ क्या है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2.5 mm का दाना किस साइज़ का होता है। और इसके बाद दोस्तों, मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि 1.8 mm का दाना कितना बड़ा होता है। तो अभी मैं 1.8 mm का दाना हाथ में लेके आपको दिखाऊंगा कि 1.8 mm का दाना कितना बड़ा होता है। तो आप देख सकते हैं, ये 1.8 mm का दाना है जिसको मैं अपने नर्सरी तालाब में खिलाता हूँ। तो मैं बता रहा था दोस्तों कि मैं ये कंपनी के प्रचार के लिए नहीं, ग्रोवेल, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कंपनी का प्रचार कर रहा हूँ, आपको जो पसंद हो वो दाना खिलाएं। लेकिन कई फ्रेंड्स मुझसे पूछ रहे थे कि आप किस कंपनी का दाना खिलाते हैं। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि मैं ग्रोवेल का ही खिलाता हूँ। अदर कंपनी का मैं खिलाता था, लेकिन फ़िलहाल इस टाइम नहीं खिला रहा हूँ 2 साल से। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि मैं पहले एवीज का भी दाना खिलाया हूँ। तो एवीज का दाना थोड़ा हमको दूरी पे मिलता था, गोरखपुर में मुझको नहीं पता है सप्लायर कौन है। तो एवीज का दाना मैंने बंद कर दिया बाद में दूरी के नाते, और मैं ग्रोवेल का दाना खिलाने लगा। और हमारे बगल में कुछ दूर पे दयाल का दाना मिलता है, लेकिन दयाल का दाना मैं इसलिए नहीं अभी खिला रहा हूँ दोस्तों कि दयाल नॉनवेज दाना नहीं बनाती है। तो मछलियों का ग्रोथ थोड़ा स्लो होता है इसके मुकाबले, ग्रोवेल के मुकाबले। तो इसलिए मैं ग्रोवेल का प्रयोग करता हूँ। और आपको बताया था कि एवीज का दाना भी अच्छा था, लेकिन मैं उसको बंद कर दिया दूरी के नाते। वहाँ से दाना ले आना मेरे लिए संभव नहीं हो पा रहा था। गोरखपुर से अगर मुझे इमरजेंसी में 2 बोरा का ज़रूरत है तो मैं बाइक से जाके ले आ लूँगा। तो इसलिए मैं ग्रोवेल का, और ये देख सकते हैं आप, मैं प्रोटीन के बारे में बताना चाहूँगा कि 0.6 mm में 40 प्रोटीन, और 0.8 mm में 40 प्रोटीन, 1.2 mm में 38, फिर 1.2 mm में 32, 1.8 में 30, 3 mm में 28, 4 mm में 28, और 3 mm में 24, और फिर 4 mm में 24, 4 mm में दोस्तों 20 का भी आता है, और 2.5 में 28 प्रोटीन का दाना ये बनाती है। और हम लोग यही दाना खिलाते हैं दोस्तों इस समय। तो वीडियो में बने रहें दोस्तों, आगे मैं आपको मछली से संबंधित बातें बताऊंगा। हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप सिंह फिश फार्मिंग चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं अभी आपको बताया हूं कि मैं ग्रोवेल का दाना खिलाता हूं, और मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूं दोस्तों। कई फ्रेंड्स मेरे पूछ रहे थे कि आप किस कंपनी का दाना खिलाते हैं। मैंने कुछ दिन पहले, अभी ग्रोवेल का मैं जब नहीं ले रहा था, तो उसके पहले मैं सीपी का दाना ज़्यादा नहीं, 2-4 बोरा ही खिलाया हूँ। और ग्रोवेल का तो मैं लगातार दोस्तों 2 साल से खिला रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ गोरखपुर में आसानी से मिल जाता है ग्रोवेल का दाना। तो इसलिए मैं ज़्यादातर ग्रोवेल का ही दाना उठाता हूँ। और अपना दुकान भी सेट है, दीपक भैया का दुकान है। तो वहाँ थोड़ा आदमी जहाँ परिचय रहता है वहाँ से थोड़ा हमको आसानी पड़ता है। रेट भी अच्छा देते हैं, दवा भी हम उन्हीं के यहाँ से लाते हैं। और गोरखपुर हमारे यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पे है दोस्तों, तो हमको ज़्यादा सुविधा है, इसलिए हम ग्रोवेल का दाना खिलाते हैं। और इधर दयाल का भी दाना कुछ दूर पर डिस्ट्रीब्यूटर हैं दयाल के भी, लेकिन दयाल का दाना दोस्तों थोड़ा नॉनवेज उसमें नहीं होता है, तो मछलियों का ग्रोथ थोड़ा कम होता है, इसलिए हम ग्रोवेल का दाना खिलाते हैं। ग्रोवेल का दाना नॉनवेज है, और इसमें 0.6 mm से लगाए 4 mm तक का ही दाना आता है। और 4 mm का दाना इसका काफ़ी बड़ा होता है। 4 mm से दाना ऊपर खिलाना कोई
मेरे हिसाब से अच्छी बात नहीं है। 4 mm से ऊपर का दाना होता होगा, लेकिन मैं नहीं देखा हूँ इधर। तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि मैं अभी इस समय तत्काल में दोस्तों मेरे पास 4 तालाब दोस्तों, जिसमें 4 तालाब है, और 4 तालाब में मैं 1500 फंगेसिया सीड स्टॉक किया हूँ, जो 250-300 ग्राम के हैं। और एक तालाब दोस्तों मेरा है जिसमें मैं बच्चा स्टॉक करता हूँ, वो करीब उसमें 2000 लाइन का मैंने बच्चा स्टॉक किया था ठंडी के पहले, और वे करीब इसमें 200-300 लाइन के हो चुके हैं। और दोस्तों ये मेरा 5वां तालाब था। और एक तीसरे तालाब में दोस्तों मैं 30 लाइन का बच्चा और स्टॉक कर दिया हूँ, उसी में 1500 फंगेसिया सीड है, और अलग से उसमें बच्चा कुछ एक्स्ट्रा छोटी साइज़ के 30 लाइन का स्टॉक कर दिया हूँ। इसलिए स्टॉक किया हूँ, जगह नहीं था दोस्तों। और बगल में मेरा एक पतला सा नहर सा आपको दिखेगा, मैं अधिकतर वीडियो में दिखाता भी हूँ कि 25 करीब तो 12 या 14 फीट के करीब में होगा दोस्तों, और लंबाई 250 फीट है। तो फिलहाल मई के बाद उसका हम फिर से तालाबों का अपना खुदाई सही से कराएंगे और गहराई थोड़ा बढ़ाएंगे, और ये जो पतला सा नहर वाला है इसको भी तोड़ के एक में मिला दिया जाएगा, और मैं 5 तालाब इसमें करूँगा। और एक तालाब और मेरा है करीब 50 मीटर की दूरी पर। तो उसमें दोस्तों 50 मीटर वाले में पानी का निकालने का व्यवस्था नहीं है, तो इसलिए उसमें दोस्तों मैं फंगेसियस सिर्फ ठंड के पहले तक ही करता हूँ। उसके बाद मैं उसमें देसी मछलियाँ छोड़ देता हूँ, और वही रहती हैं। और मार्च में फिर मैं फंगेसियस फिर सीड स्टॉक करूँगा। उसमें दोस्तों बंधा नहीं बनवाए थे हम लोग, तो उसमें दिक्कत होता है, पानी निकालने का व्यवस्था नहीं है, तो ठंड में टेम्परेचर नहीं हो पाता है, पानी ज़्यादा नीचे सोखता नहीं है, ज़्यादा पानी ऐड नहीं कर पाते हैं। और बाकी मेरा दोस्तों ये जो तालाब है इसमें मैं 12-12 घंटा मोटर चलाता हूँ, और लगातार दोस्तों आपको मैं बताऊंगा कि शाम को जब लाइट आती है और सवेरे जब लाइट कटती है तब तक मेरा मोटर कंटिन्यू चलता है। 2 HP का लूबी का मोटर है दोस्तों। और वही बता रहा था कि मेरा बायोफ्लैग वाला टैंक जहाँ है वहाँ का मोटर जल चुका है। तो मैं जो मोटर जल चुका है दोस्तों उसको हटा के ये लूबी वाला मोटर वहाँ शिफ्ट करूँगा, और यहाँ लूबी वाले मोटर की जगह मैं 3 हॉर्स पावर का मोटर यूज करूँगा। 3 हॉर्स पावर का मोटर पानी ज़्यादा देता है, मेरे पास तालाबों की संख्या ज़्यादा है, इस दो मोटर से कवर नहीं हो पाता है 2 हॉर्स पावर की मोटर से। तो मैं वहाँ बायोफ्लैग टैंक पे ज़्यादा पानी का ज़रूरत नहीं है, एक बार टैंक में भर देना है, उसके बाद तो फिर बहुत कम ही पानी का उपयोग होता है बायोफ्लैग में, बार बार चेंज नहीं ज़्यादा करना पड़ता है, इसलिए वहाँ ज़्यादा मोटर का ज़रूरत नहीं है। सिर्फ टैंकों में पानी या कम होने पर ही डालने पर दिया जाता है, तो इसलिए वहाँ मैं 2 हॉर्स पावर का एलयूबी का मोटर भेज दूँगा। क्योंकि वहाँ क्रॉम्पटन का मेरा मोटर था, वो जल गया है, वो बन भी नहीं पा रहा है, 2 बार बनवा चुके हैं, बार-बार जल जा रहा है। तो मैंने मिस्त्री से बोला था, तो उन्होंने कहा था कि आप भैया इसको बदल दीजिए। तो मैं सोच लिया हूँ कि इस बार मैं मोटर नया ही लगवा लूँगा और इसको वहाँ पर लगाऊँगा। तो इसका वीडियो मैं अगले वीडियो में कल जब मेरा मोटर हटेगा वहाँ से, तो उसको हटाते वक्त का वीडियो और दिखाऊँगा आपको कैसे जला है मेरा मोटर। और अभी वहाँ बायोफ्लैग पर दोस्तों पूरा सेटअप नहीं हो पाया है मेरा। पिछले साल मेरा बायोफ्लैग टैंक बंद था, एक ही टैंक चालू था, वो भी फ्लैग नहीं बनाया था हमने, सादा पानी में ही बच्चे को स्टॉक किया था। वही बच्चा बता रहे थे कि 1500 वाले में स्टॉक किया गया है। तो मैं आपको अपना टोटल बता रहा हूँ दोस्तों कि मेरे पास 3 बायोफ्लैग टैंक है, और मेरे पास 2 रूट ब्लोअर है 2-2 हॉर्स पावर का, और एक रिंग ब्लोअर है आधा हॉर्स पावर का, जो ये सब लगा के मेरा चलता था टैंक। और इस समय इस सीज़न में आपको दिखाऊंगा, मैं फरवरी में सेटअप करूंगा, मार्च से दोस्तों मैं बायोफ्लैग टैंक अपना चालू करके दिखाऊंगा, और उसमें सीड भी स्टॉक करूंगा, और उसको 150-200 ग्राम तक अधिकतम, 200 ग्राम से ऊपर नहीं ले जाऊंगा। उसके बाद तो मैं अपने तालाब में उनको मछलियाँ शिफ्ट कर दूंगा दोस्तों। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बायोफ्लैग टैंक बंद करने से बढ़िया है कि उसका प्रयोग किया जाए। और अगर आपके पास ज़मीन है तो लेकिन अगर ज़मीन नहीं है तो दोस्तों बंद करना ही ठीक रहेगा। लेकिन अगर आपके पास ज़मीन है, तालाब खुदवाने में सक्षम हैं, तो आप तालाब खुदवा लें और बायोफ्लैग टैंक का उपयोग वहाँ पर करें। और बायोफ्लैग टैंक में दोस्तों कभी भी बच्चा स्टॉकिंग का समय जब रहे या 2000 लाइन का बच्चा रहे, आप डायरेक्ट ले आए तो कभी भी बायोफ्लैग टैंक में ना डालें, मेरा सजेस्ट ही है।
क्योंकि मैंने अनुभव किया है कि डायरेक्ट जब बच्चा ले आते हैं और डायरेक्ट सादे पानी में जाते हैं या बायोफ्लॉक के पानी में जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बच्चा मरते हैं। और मैं कभी नहीं ये राय दूंगा कि आपका बच्चा मरे, क्योंकि मेरा बहुत नुकसान हुआ है। मैं सीखते सीखते 3 साल में अनुभव किया हूँ। मैं भी बच्चा कभी भी लाता हूँ दोस्तों तो पहले उसके कच्चे तालाब में रखता हूँ, जो मैंने नर्सरी तालाब बनवाया है उसमें रखने के बाद ही दोस्तों मैं कभी फिर दोबारा उसको बायोफ्लॉक टैंक में डालता हूँ। जब वो करीब 100 लाइन की हो जाती हैं, तब 100 लाइन की मछलियाँ जब हो जाती हैं दोस्तों, बायोफ्लॉक टैंक में शिफ्ट करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। वो भी अपने तालाब से ज़्यादा दूरी से ट्रेवल करके बच्चा आते हैं तो उसको दिक्कत होता है। तो इसलिए मैं कभी भी कहूँगा कि आप क्या करिए, पहले सीड स्टॉकिंग करिए। सीड स्टॉकिंग करिए, 2000 लाइन का लीजिए। 2000 लाइन का बच्चा मान के चलिए 1.5 रुपये से 2 रुपये के बीच में मिल जाते हैं। और अपने स्वेच्छानुसार पहले उसको बायोफ्लॉक में डाल दें। जब वो 100 लाइन की हो जाए तब डालें बायोफ्लॉक में। और बायोफ्लॉक में दोस्तों जब मछलियाँ 100, 150, 200 ग्राम की हो जाए तो उसको फिर आप तालाब में शिफ्ट कर लें। तालाब में कभी भी छोटी मछलियाँ मैं नहीं कहूँगा शिफ्ट करने के लिए, क्योंकि दोस्तों तालाब में सबसे डर सांप का, चिड़िया का। और छोटा बच्चा जब रहता है दोस्तों पता भी नहीं चलता है उसमें कितना सांप खा गए, कितना चिड़िया खा गई। तो मैं नहीं राय दूंगा कि आपको कि आप डायरेक्ट छोटा बच्चा डालें। नहीं है अगर तो एक नर्सरी पॉन्ड बना लें, उसमें बढ़ा लें। अगर बायोफ्लॉक नहीं है आपके पास तो आप नर्सरी पॉन्ड बनाएं, उसमें पहले बच्चे को बढ़ा लें। 100 लाइन या 50 लाइन 30 लाइन का बच्चा हो जाए तब ही तालाब में, पूरे तालाब में उसको बिखेरें। और दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि पहले शुरुआत में जब 2000 लाइन का बच्चा रहे तो 0.6 mm ही दाना खिलाएं। उससे क्या होगा कि प्रोटीन ज़्यादा होता है, 40% प्रोटीन होता है दाने में, तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ करती हैं उसमें मछलियाँ। और बच्चा जैसे बढ़ते जाए वैसे mm बढ़ाते जाएं। आप 25-30 लाइन का हो जाए तो आप 1.8 mm खिला सकते हैं, और फिर 2.5 mm खिला सकते हैं। फिर 2.5 mm के बाद अगर 200 ग्राम के ऊपर है 3 mm खिलाइए, और करीब 300 या 400 ग्राम के ऊपर हो जाती हैं तो आप 4 mm भी खिला सकते हैं। तो दाना का ये रहा दोस्तों शेड्यूल हमारा अपना। मैं ये निजी अनुभव पे बता रहा हूँ दोस्तों। फिलहाल आप लोग अगर मछली पालन करते होंगे तो आपका अनुभव होगा, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका अनुभव क्या करता है और कैसे आप खिलाते हैं। मुझे भी कुछ सजेशन दीजिए जिससे मैं भी, जो मुझ में त्रुटि रहेगी मैं आप लोगों से शेयर करके ज़रूर पता करूँगा। कुछ मित्रों के मामले से मैं पूछा हूँ, बताए थे जो मैं अपने तालाब में यूज करता हूँ दोस्तों। तो ये बता रहा था दोस्तों कि मेरा अभी बायोफ्लॉक टैंक जो बंद है वो मैं पहली मार्च तक कोशिश करके उसको चालू करूँगा। और ऑक्सीजन वगैरह जो मेरा पाइप वाइप इधर उधर हो गया है, 6 महीना से इधर उधर पाइप टूट गया है, तो उसको मैं पूरा सही कराऊँगा। और कुछ टैंक मेरा लीक आउट है, थोड़ा पानी रीस के नीचे चला जाता है, तो उसके लिए मैं टाइल्स लगवाऊँगा टैंकों में। जहाँ से पानी लीक करता है वहाँ मैं दिखाऊँगा कि मैं कैसे व्यवस्था किया हूँ। अपना सीमेंट टैंक जो मेरा चू रहा है उसको कैसे मैं करूँगा, इसका मैं वीडियो आपको बना के भेजूँगा। मैं किसी चीज़ का वीडियो दोस्तों मैं ज़रूर बनाता हूँ। और हार्वेस्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत होता है हमको कि हार्वेस्टिंग के समय दोस्तों मुझे स्वयं लिखना रहता है कि कितना वेट हुआ, कितना वज़न का किसको गया। चूँकि मैं छोटे व्यापारियों को ही अभी इस साल दिया हूँ, बड़े व्यापारियों को भी दूँगा तो भी वेट करना और फिर उसको नोट करना, फिर पैसा कलेक्ट करना, ये सब दोस्तों रहता है। तो इसलिए वीडियो थोड़ा कम बन पाता है, लेकिन इस साल मैं पूरा बढ़िया से शूट करूँगा। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं स्टॉकिंग से लगाए हार्वेस्टिंग तक का टोटल वीडियो दिखाऊं। और अगर आप मेरा चैनल पर हैं तो आपको ज़रूर पता चलेगा कि मेरा कौन सा मछली कब निकला है, कितने वज़न का हुआ, कितना वेट हुआ, क्या कितने दिन में वो कितना दाना खा गई। मैं सारा बना के दूंगा आपको इस साल कि मतलब क्या हुआ मेरा मछली पालन में। लेकिन मेरा जहाँ तक अनुभव है, निजी अनुभव ये कहता है कि दोस्तों मछली पालन में कोई नुकसान नहीं है, प्रॉफिट तो है। अब कितना प्रॉफिट है ये अपने करने के ऊपर डिपेंड है कि आप को कल्चर ले लेते हैं। तो आपको ये दिखाना चाहूँगा कि मेरा इस साल ये तरीका है कि दोस्तों कि मैं 3 शिफ्ट ही कल्चर करूँगा। मेरा इस समय जो 250 ग्राम 300 ग्राम की मछलियाँ हैं तो उनको मैं कोशिश करूँगा कि अप्रैल लास्ट तक बेच दूँ।
अप्रैल लास्ट तक कोशिश करके 1 केजी करूँगा। और फिर अप्रैल तक दोस्तों बताया था ना, मार्च में मैं जो बच्चा लाऊँगा बायोफ्लॉक टैंक में डालूँगा, उनको दोस्तों मैं फिर अप्रैल में जब बच्चा बेचूँगा तो फिर उसमें 250-300 ग्राम का डालूँगा और 3 से 4 महीने में वो भी बिक जाएँगी। और तीसरा शिफ्ट हमारा थोड़ा लेट होगा, वो ठंड के बाद ही आएगा। तो ठंड में मैं इस साल काफ़ी ज़्यादा व्यवस्था करूँगा। इस साल मेरा उतना व्यवस्था नहीं है, फिर भी मेरी कोई मोर्टेलिटी नहीं हुई है। और इस साल तो मैं पूरा व्यवस्था के साथ रहूँगा कि मैं ठंड में पूरा दाना खिलाऊँ और ठंड में मछलियों का पालन करके दिखाऊँगा आपको कि कैसे मछलियों का पालन किया जाता है ठंड में। मेरे यहाँ हो जाएगा, मेरा अनुभव करता है, मैंने करके देखा हूँ। पहले तो लोग कहते थे खुले आसमान के नीचे बच्चा स्टॉक नहीं रह पाएंगे, मर जाएंगे। मैंने 2000 लाइन का बच्चा स्टॉक किया, तो 4% की बात नहीं करूँगा मोर्टेलिटी की, 2-4% तो किसी का भी हो सकता है। मेरा भी अभी आज मैं दाना डाल रहा था तो देखा तो 4-10 बच्चा मरे थे। तो उतना तो ठंड में मर सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि मेरा 10,000 बच्चा है तो 10,000 बच्चा मर गए टोटल। करीब मान के चलिए 10,000 बच्चा है तो 1-2 हज़ार मोर्टेलिटी हम मान लेते हैं, 7-8 हज़ार बच्चा निकल जाए तो भी अच्छा है। और मैं ये बच्चा काफ़ी ₹1.40 पे लिया था इस समय जो स्टॉक किया हूँ। तो अब बाकी दोस्तों मैं आगे बताता रहूँगा आपको कि मेरा मोटर कहाँ लगा है, और मैं आपको दिखाऊँगा इस साल मैं बदलूँगा मेरा तालाब जो जब खुदाई होगा। और तालाब में कई मित्र मुझसे पूछ रहे थे कि सर तालाब कितना गहरा होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से तालाब की गहराई कम से कम 6 फीट पानी होना चाहिए। 6 फीट से कम पानी नहीं होना चाहिए। 6 फीट पानी से कम पानी में तो मछलियाँ ग्रोथ कम करती हैं। मेरा मतलब देखने का अनुभव है कि 6 फीट से कम में पानी में ग्रोथ कम कर रही हैं। अगर आप लोगों के तालाब में ग्रोथ इससे अच्छा होता होगा तो ठीक है, लेकिन मैं किसी नए तालाब जो भी नए तालाब बनवाएंगे उनको मैं यही राय दूंगा कि गहराई 6 फीट से कम ना रखें। 6 फीट से कम में गहराई में दोस्तों कई दिक्कत होता है। पहला दिक्कत ये होता कि पानी कम रहता है, जब दाना ज़्यादा पड़ता है तो पानी बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, तो फिर पानी ड्रेनेज करने में दिक्कत होता है। ज़्यादा पानी रहता है तो लेट में थोड़ा होता है और आसानी पड़ता है उसको ड्रेनेज करना भी। तो 6 फीट जब पानी रहेगा तो और एक दोस्तों एक फ़ायदा और है कि आप उसमें देख सकते हैं आईएमसी मछलियाँ जो हैं, देसी मछलियाँ हमारे यहाँ जिसको कहा जाता है, जैसे रोहू, कतला, मृगल, कॉमन क्रैब, हमारे यहाँ चाइना भी कहा जाता है। रोहू को दोस्तों हमारे यहाँ रोहू ही कहा जाता है। मृगल हमारे यहाँ नैनी कहा जाता है मृगल को, और कतला को हमारे यहाँ भाकुर कहा जाता है। रोहू को दोस्तों रोहू, ग्रास को ग्रासी, और कॉमन कार्प को दोस्तों चाइना कहा जाता है हमारे यहाँ। और दोस्तों ये सब देसी मछलियाँ हैं जो बिग हेड को सभी जानते हैं, और सिल्वर कार्प को सभी जानते हैं। हमारे यहाँ बिग हेड और सिल्वर को बिग हेड सिल्वर ही कहा जाता है, इसका कोई अन्य नाम नहीं लिया जाता है। और दोस्तों और कोई देसी मछलियाँ मेरे देखने में नहीं हैं। और मांगुर है तो मांगुर का बात अलग है, वो हर जगह मांगुर ही कहा जाता है। सिंगी मांगुर या देसी मांगुर या हाइब्रिड मांगुर। हाइब्रिड मांगुर का पालन बैन है, तो हाइब्रिड मांगुर कोई करता भी नहीं है इधर। हमारे यहाँ चोरी छुपे कुछ लोग करते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ मैं अभी तो गया नहीं उधर। लेकिन दोस्तों हाइब्रिड मांगुर का बेचने में बहुत दिक्कत होता है, तो इसलिए मैं किसी को हाइब्रिड मांगुर का सलाह नहीं दूंगा। अगर आपके लोकल मार्केट में बिकता है तो चोरी छुपे करिए। इसका मैं नहीं बता पाऊँगा कि क्या पोजीशन है, मैं नहीं, इधर हमारे यहाँ नहीं होता है हाइब्रिड मांगुर। कोई तालाब नहीं करता है हाइब्रिड मांगुर का पालन। तो और बाकी दोस्तों ये तो देसी मछलियाँ ग्रोथ अच्छा करती हैं। अगर पानी की गहराई ज़्यादा हुई, 6 फीट से कम पानी नहीं रहा, 6 फीट से ऊपर पानी रहा तो ग्रोथ अच्छा होता है। मेरे मामा जी का तालाब भी है, मैं वहाँ वहाँ पर भी विजिट करता हूँ, जाता हूँ, देखता हूँ। और अनभौलिया उनका एक तालाब है दोस्तों, करीब वो 45 डिसमिल का, और उसकी गहराई दोस्तों बहुत ज़्यादा है, करीब 9 फीट या 10 फीट का गहरा होगा। उसमें कंटिन्यू 6 फीट 7 फीट से ऊपर पानी हमेशा रहता है। और दोस्तों उसमें आप नहीं मानेंगे 45 डिसमिल की ज़मीन में 9-9 हज़ार बच्चा स्टॉक किया जाता है। इस साल अभी ठंड में हम लोग 9,000 बच्चा उसमें स्टॉक किया गया, और ग्रोथ उसका बहुत शानदार है दोस्तों। तो उसके अनुभव पे भी मैं कहता हूँ कि ज़्यादा गहरा तालाब अच्छा है पंगेसियस के लिए भी। और दोस्तों देसी मछलियों के लिए भी ज़्यादा गहरा तालाब अच्छा होता है।
तो इसलिए मैं कभी कहूँगा कि अगर नया तालाब खुदवाना है तो आप कम से कम गहराई 6 फीट पानी का रखिए, और उसके बाद 3, 4, 5 फीट 6 फीट बीटा जो होता है बंधा उसको कहते हैं वो रहे, तो उससे आपका तालाब अच्छा रहेगा। और मेरा मेरा गहराई कम है दोस्तों, पानी 4 फीट या 5 फीट ही हो पाता है। मैं इस साल 2 फीट और गहरा कराऊँगा। और दोस्तों मैं एक चीज़ और कहूँगा, अगर आप जेसीबी से लगवा के तालाब खुदवाई कर रहे हैं तो जेसीबी से तालाब खुदवाई करने में एक चीज़ हमेशा गौर करें कि भीटा की चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा रखें, 24 फीट 25 फीट चौड़ा रखें, क्योंकि जेसीबी की खुदाई वाला तालाब का बहुत ज़्यादा बंधा टूट टूट के गिरता है, बाद में वो बहुत कम रह जाता है, 10 फीट बहुत कम बचता है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप इतना गौर करें कि अगर जेसीबी से खुदवा रहे हैं तो चौड़ाई ज़्यादा रखें बंधे की। मेरा भी बंधा दोस्तों काफ़ी चौड़ा था, लेकिन इस साल कट गया है, फिर दोबारा जब बधाई होगी तो फिर और चौड़ा लेके हम बधवाएँगे। आपको उसका वीडियो में दिखाएँगे कि कितना चौड़ा मेरा बंधा हुआ है, कितना अभी दोस्तों अभी तो मछलियाँ हैं उसमें, तो मैं मई में हार्वेस्ट करूँगा इनको, बाकी बायोफ्लॉक टैंक में चली जाएँगी। तो मैं मई में इसको पूरा पानी निकाल के दोस्तों पूरा फिर से दोबारा जेसीबी लगवा के मैं बधवाऊँगा। तो जेसीबी का कास्ट थोड़ा सस्ता पड़ता है, इसलिए मैं जेसीबी लगवाता हूँ। और मेरा एक बार खुदाई हो चुका है तो दोबारा होने पे कम कटता है। तो अभी एक ही साल हुआ मेरा, पहला कल्चर है उसमें, जो मिट्टी गई है उसको फिर दोबारा सफाई करा दूँगा तो दोस्तों काफ़ी दिनों तक वो तालाब चलेगा मेरा। फिर 4-5 साल या 7 साल की छुट्टी हो जाएगी, तब तक उसमें सफाई नहीं कराना पड़ेगा, चौड़ा बंधा हो जाएगा तो। और पाइप वाइप फिटिंग भी मुझे करना है, इस साल मैं पाइप वाइप मँगवा के रखूँगा पहले से। पानी बाहर निकालने का व्यवस्था, पानी अंदर डालने का व्यवस्था सारा मैं शुरुआत में ही कर लूँगा। बाद में बहुत दिक्कत होता है दोस्तों, बाद में लगाने में पूरा बंधा खोदना पड़ता है, इसलिए मैं जब जेसीबी से काम होता रहेगा उसी समय लगवा दूँगा कि कोई दिक्कत ना आए। तो ये हो गया दोस्तों, तालाब को कैसे बनवाएँ, तालाब कितना गहरा बनवाएँ, मेरे हिसाब से करना है तो दोस्तों मैं जिस तरह करता हूँ अपना तालाब उसका बात बताया हूँ कि मैंने अब बिना बंधा के तालाब कभी मत बनवाएं दोस्तों। बिना बंधा के तालाब में आप पानी निकालने का व्यवस्था हमेशा मोटर लगा के खींचना पड़ेगा। जब बंधा ऊपर रहता है दोस्तों तो पानी ऊपर तक भर के और एक ड्रेनेज पाइप लगा दें, बाहर हो जाता है पानी, और एक एक रास्ते पानी जाता रहता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन अगर दोस्तों बंधा नीचे नहीं है तो पानी डालना भी कठिन है, बरसात में जाल लगाना पड़ेगा, मछलियाँ भाग भाग जाएंगी, बहुत दिक्कत होता है, इसलिए आप बंधा ज़रूर बनवाएं। छोटा भी तालाब है तो बंधा ज़रूर बनवाएं। वो तो दोस्तों अगर कम जगह है तो फिर भी वो पट के थोड़ा कट के चौड़ाई बढ़ जाता है। शुरुआत में पोखर का आकार, आप पोखरे का आकार आपका या तालाब का आकार छोटा रहेगा, लेकिन बाद में दोस्तों वो अपना आकार ले लेगा, वो आधा बंधा उसी में चला जाता है गिर के। तो ये हो गया दोस्तों तालाब कैसे बनवाएं। और अगर आप नए मछली पालन कर का सोच रहे हैं, अगर आपको एक बार भी अनुभव नहीं है तो आप पंगेसियस का सीड उठाइए, कम से कम 500 लाइन का। 500 लाइन का बच्चा में मोर्टेलिटी कम होगा दोस्तों, तो 500 लाइन का बच्चा आपको 2.5 से 3 रुपये के बीच में मिल जाएगा। तो 500 लाइन का स्टॉक करने से फ़ायदा रहेगा दोस्तों, उसमें मोर्टेलिटी दर कम होगी, आपको अनुभव हो जाएगा। और जल्दी, चूँकि मार्च में आप बच्चा स्टार्ट करेंगे तो मार्च से मान के चलिए 7-8 महीने में मछलियाँ बिक जाएंगी। और अगर पहली बार कर रहे हैं तो एक ही कल्चर मारने की कोशिश करिए। दोबारा कल्चर के लिए अगर करना है तो पानी अगर बाहर निकालने का व्यवस्था कर लिए हैं तो दोस्तों करिए, नहीं तो अगर मत करिए। अगर ठंड में आपको पानी पूरा मान के चलिए 12 घंटा 14 घंटा चला लेंगे और उसका पानी का आउटलेट है तो दोस्तों आप कर सकते हैं ठंड में भी मछली पालन पंगेसियस का। हमारे यहाँ बैकर भी कहते हैं, उसको जासर भी कहते हैं, हमारे यहाँ बैकर कहा जाता है दोस्तों, और पंगेसियस। तो ये तो हो गया दोस्तों पंगेसियस के बारे में। पंगेसियस मछली ठंड बर्दाश्त नहीं करती है, और पंगेसियस का पालन ठंड में दोस्तों यही दिक्कत होता है, पानी को आपको हमेशा भरना पड़ेगा। और ये हो गया दोस्तों पंगेसियस का। उसके बाद दोस्तों रूपचंदा है। रूपचंदा भी काफ़ी अच्छी मछली है, काफ़ी अच्छा रेट भी रहता है उसका, लेकिन रूपचंदा को आप ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, तो कम मात्रा में उसको पंगेसियस के साथ डाल सकते हैं, और उसका ग्रोथ अच्छा रहता है, रेट भी अच्छा रहता है। और बाकी देसी मछलियों को भी आप कुछ कुछ मिक्स करके डाल दें। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों कि कोई भी मछली
पालक हो तो मिक्स क्रॉप ज़रूर करें। मिक्स करने से दोस्तों ये फ़ायदा है कि आपका ग्रोथ अच्छा रहेगा, हर एक मछली का ग्रोथ अच्छा रहेगा। तो इसलिए और मेरा तो दोस्तों बायोफ्लॉक टैंक है 3, मैं उसको मिला के चलूँगा। और एक चीज़ हाँ दोस्तों, अगर आप पंगेसियस मछली का पालन करते हैं तो आपको एक चीज़ पहले व्यवस्था कर लेना है कि दाना का व्यवस्था आप कर लीजिएगा, क्योंकि पंगेसियस मछली काफ़ी दाना के सिवा कुछ नहीं खाती है। हम लोग दाना के सिवा कुछ नहीं, फ्लोटिंग फीड ही खाएगी, या उसके सिवा लोग कहते हैं मांस वांस, तो मैं इधर नहीं देखा हूँ कि मांस का कोई खिला पाएगा या उसका कोई व्यवस्था है। तो मैं आपको कहूँगा कि काफ़ी कॉस्टली पड़ता है इसका मछली पालन, तो आप दाना का व्यवस्था ज़रूर रखें। अब मान के चलिए आपको अगर 1 लाख की मछली बेचनी है तो 70-80 हज़ार रुपया आपको पहले दाना के लिए रख लेना चाहिए। 20% 30% आपको जोड़ना चाहिए बचत में। उससे ऊपर होगा दोस्तों, कम से कम मैं बताया हूँ कि इतना बचना चाहिए। इससे कम का करेंगे तो नुकसान होगा। तो इसलिए मैं कहूँगा कि अगर आप एक कंपल्सरी मान लीजिए आप 1000 मछली का पालन करना है, अगर 1000 सीड स्टॉक कर रहे हैं तो कम से कम आपके पास 70 से 80 हज़ार रुपया दाना के लिए होना चाहिए, दाना और दवा के लिए। अगर अगर इसी हिसाब से आप तालाब बड़ा बनाएंगे तो ज़्यादा मछलियाँ लगेंगी, इसी हिसाब से आप अपना बजट जोड़ लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो फिर आप मछली पालन में आएंगे, टाइम से दाना नहीं पाएंगी, मछलियाँ ग्रोथ नहीं करेंगी, समय भी ज़्यादा लगेगा, ग्रोथ भी नहीं होगा, तो आपको फिर बीच में छोड़ के भागना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि मछली पालन में लॉस है। 90% मछली पालक इसीलिए छोड़ के भाग जाते हैं दोस्तों कि आप उम्मीद से ज़्यादा प्रॉफिट जोड़ लेते हैं कि 50% कोई प्रॉफिट नहीं होता है। मेरे हिसाब से मैंने करके देखा है 50% प्रॉफिट नहीं होता है, लेकिन काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है दोस्तों। ये भी मैं कहूँगा कि अन्य और इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। मछलियाँ सेल करने में भी व्यापारी आपके तालाब से उठाएंगे, पैसा का कोई झंझट नहीं है, नगद आपको मिलेगा तालाब पर। तो ये सब है दोस्तों, मछली पालन में फ़ायदा है। मेहनत भी दोस्तों अन्य बिजनेस के हिसाब से मछली पालन आसान है। इसमें आपको मॉनिटरिंग भी कम करना रहता है, सुबह गए दाना डाले, शाम को गए दाना डाले और पानी वानी देखते रहे, तो आप घूमते भी रहेंगे और तालाब को भी निरीक्षण करते रहेंगे। देखने में भी अच्छा रहता है और तालाब से अगल बगल किसी को दिक्कत भी नहीं होता है। या आप मान लीजिए अंडा फार्म या मुर्गी फार्म करते हैं तो उससे थोड़ा दिक्कत ये होता है कि किसी को कहते हैं कि बहुत बास देता है। इसलिए मैं आपको कहूँगा मछली पालन में ये चीज़ें आपको फ़ायदा है कि आपको कोई दूसरे को आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और मछली मेरे दोस्तों, मछली अन्य चीज़ों के मुकाबले अच्छा भी है, खाने में भी अच्छा है। तो मैं ये कहूँगा कि मछली खाने में इसलिए अच्छा है कि दोस्तों मछली पालन में बहुत ज़्यादा दवा का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन बाकी अन्य चीज़ों को देखेंगे तो अब काफ़ी ज़्यादा दवा उसमें लगता है। और इसीलिए कहता हूँ दोस्तों अन्य बिजनेस में और इसमें ये अंतर है दोस्तों कि इसमें आप अगर घर भी प्रयोग करते हैं खाने के लिए तो भी आपको कोई टेंशन नहीं है। जिस प्रकार किसान अपना फसल खा सकता है उसी प्रकार किसान अपना मछली भी खा सकता है, उसको कोई रोग का दिक्कत नहीं है। लेकिन अन्य में दोस्तों बहुत ज़्यादा दवाओं का प्रयोग हुआ रहता है, आपको खाने लायक नहीं रहती हैं। तो ये सब है दोस्तों। और अगर आपका तालाब इस तरह से हो जाए, बाकी वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।